गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स यांत्रिकी पेपर लेके आए हैं। उसमें सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति। तो उसमें सबसे पहले केंद्रीय बल किसे कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय बल, जब कोई कण किसी बल क्षेत्र में गति करता है तो उसमें किसी नियत बिंदु से उसकी जो क्रिया रेखा होती है किसी नियत बिंदु से गुजरती है। ठीक है ना। जैसे कि हम गुरुत्वाकर्षण बल ले सकते हैं, स्थिर विद्युत बल ले सकते हैं। ठीक है ना। ये इनकी जो क्रिया रेखा होती है किसी नियत बिंदु से गुजरती है और इसका जो परिमाण होता है वो 1/r² कह दो या फिर कह दो कि उस नियत बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है और वो नियत बिंदु उस बल क्षेत्र में ही होता है। ठीक है ना। अधिकतर उसके केंद्र पर होता है। तो इस प्रकार के बल को केंद्रीय बल कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय बल एफ जी बराबर G m1m2/r², आर कैप माइनस में, या फिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युत बल के Q1 Q2/r², और ये प्लस माइनस आर कैप दोनों में होता है। ठीक है ना। तो इसको हम टोटली ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर बराबर एफ आर आर कैप प्लस माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने लिखा कि वेक्टर जो फॉर्म है बल की उसको परिमाण में और उसके यूनिट वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्लस का मतलब है प्रतिकर्षण, माइनस का मतलब है आकर्षण बल है। ठीक है। ये गुरुत्वीय बल है, द्रव्यमानों के बीच में लगता है। ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है ना। तो ये हम देख चुके हैं। तो केंद्रीय बल के बारे में हम जान चुके हैं कि केंद्रीय बल क्या होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, 1/r² के समानुपाती होता है। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि ये दूरी पर निर्भर करता है किसी नियत बिंदु से। ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक आता है कि केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण की गति होती है वो एक समतल में होती है, एक नियत समतल में होती है। ठीक है ना। वो हम देखते हैं। इसके लिए हम इसको आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। एफ आर आर वेक्टर से क्रॉस, ये प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब ये आर वेक्टर और ये आर कैप दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, वो आर वेक्टर की दिशा में। तो इनके बीच में कौन जीरो होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में आ जाएगा आर क्रॉस एफ आर बराबर 0, और एफ को लिख सकते हैं हम एम ए या md²r/dt², विस्थापन के रूप में लिखते हैं ना, md² बराबर 0, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें m नियत है और इसका कुछ ना कुछ मान होता है, तो 0 क्या होगा फिर, r क्रॉस d²r/dt² बराबर 0, ये हम लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया, इसको 2 दे दो। ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, d/dt r क्रॉस dr/dt, ये हम लिख सकते हैं। अगर इसका अवकलन करें तो पहले r का करेंगे, तो dr/dt, इसको छोड़ देंगे, क्रॉस dr/dt, प्लस इसको छोड़ देंगे, इसका कर देंगे r क्रॉस d²r/dt²। dr/dt वेग है, dr/dt वेग है, ये आपस में एक ही दिशा में है, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये जो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मान आएगा 0 प्लस r क्रॉस d²r/dt², और ये पद ये है,
तो इस पद की जगह, मतलब कि इस पद की जगह ये पद लिख सकते हैं हम, डी अपॉन डी टी आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो ये हम लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो हम केंद्रीय बल के अंतर्गत ये ज्ञात कर रहे हैं कि कोई कण गति कर रहा है तो वो एक नियत समतल में गति करता है। ये पद इसकी जगह लिख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में, डी आर अपॉन डी टी बराबर 0। अब ये परिवर्तन 0 हो रहा है इसमें, तो ये एक नियत है, समय के साथ परिवर्तन इसमें 0 हो रहा है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी में। तो आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी एक नियतांक राशि होगी और वो वेक्टर होगा, क्योंकि आर भी वेक्टर है, डी आर अपॉन डी टी वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर होगा। और ये समय पर निर्भर नहीं करेगा और इसकी दिशा इन दोनों से बनने वाले तल के लंबवत होगी, ठीक है ना। और इससे क्या सिद्ध होता है कि जो कण है उसका इसी सदिश और वेग एक ही तल में, एक ही समतल में स्थित है, वो नियत है, क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट नियत आ रहा है। तो एक ही नियत समतल में कण गति करता है केंद्रीय बल के अंतर्गत, ठीक है ना। ये तो हमने बल की सहायता से प्रूव करा, बल का फार्मूला लिया था शुरू में हमने, एफ आर बराबर एफ आर आर कैप लिया था। तो अब हम बल आघूर्ण, केंद्रीय बल में जो कण पर बल आघूर्ण कार्य करता है उसको लेके भी सिद्ध करेंगे कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कर सकते हैं, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति एक समतल में होती है, नियत समतल होता है। जैसे टो लेते हैं, वो होता है आर क्रॉस एफ, तो इसको लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ आर आर कैप। वही आर वेक्टर आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में टो बराबर 0 हो जाएगा। इसको टो को लिख सकते हैं हम डी जे अपॉन डी टी, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो जे में समय के साथ परिवर्तन 0 है, तो जे क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो जे को हम लिख सकते हैं, फार्मूला है हमारे पास में आर क्रॉस पी। तो जे नियत है और ये इस आर और पी से बनने वाले तल के लंबवत है। जे नियत है और आर और पी से बनने वाले तल के लंबवत है। तो ये समतल भी नियत हुआ, क्योंकि ये नियत है तो इसके लंबवत समतल भी नियत हुआ। और कण की गति एक नियत समतल में होती है जब वो केंद्रीय बल क्षेत्र में गति करता है, ठीक है ना। इससे ये प्रूव होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रीय बल के अंतर्गत, केंद्रीय बल क्षेत्र में कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति का समीकरण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक्सिस लेंगे एक्स वाई, और ये हमने इसी सदिश ले लिया आर वेक्टर थीटा कोण पे पी बिंदु का। और इसका अगर हम देखें एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है। हम जानते हैं एक्स में और थीटा में क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो एक्स का मान होता है आर कॉस थीटा, वाई का मान होता है आर साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आर का करेंगे तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, कॉस थीटा को एक बार के लिए छोड़ देंगे, फिर कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, और आर तो आएगा ही, आर को छोड़ेंगे डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। फिर डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, आर का करेंगे डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा, साइन थीटा को छोड़ दिया। अब साइन थीटा करेंगे, आर को छोड़ेंगे पहले, साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ये हमने एक डेरिवेटिव निकाला एक्स वाई का टी के सापेक्ष। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे।
ठीक है ना, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये मान है इसका। तो पहले डी आर अपॉन डी टी का करेंगे, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, और थीटा का होगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसका एक लिखने का तरीका है, पहले डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। ये हो गया। अब इसका करेंगे आर का, डी आर अपॉन डी टी आएगा, वही उसी तरह से लिखेंगे, माइनस साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। हमने आर का किया है। अब साइन थीटा करेंगे, माइनस आर कोस थीटा, थीटा करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी आएगा। तो ये हमने लिख दिया डी थीटा अपॉन डी टी, और एक ये डी थीटा अपॉन डी टी है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका रह गया माइनस आर साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अब देखो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। इन दोनों में माइनस है, तीनों में साइन थीटा भी है, तो साइन थीटा को बाहर निकाल देंगे, और ये आ जाएगा पहले आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी आर, ये दोनों दो बार आएंगे, टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा आ जाएगा। अब ये है, इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी का डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डी आर अपॉन डी टी, चलो वैसे लिख देते हैं जैसे आ रहा है, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, अब आर का, इसका तो हो गया, अब आर का प्लस कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। अब कॉस थीटा का माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस आर कॉस थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका हो जाएगा। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो, कॉस कॉस साइन साइन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये साइन थीटा ये साइन थीटा, और कहाँ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ये दो बार आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, और ये तो हम लिखेंगे आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे त्वरण, एसिलरेशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप।
ठीक है, इनको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये आई कैप, ठीक है, और ये जे कैप, दोनों को जोड़ना है बस। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, ए वेक्टर बराबर, अब देखो ये पद जो है कहाँ आ रहा है, ये एरिया, ये आ रहा है, तो अगर ये कॉमन निकालेंगे तो कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप प्लस का आएगा, तो हम लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, अब कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब ये पद है कॉमन आ रहा है, माइनस का साइन थीटा आई कैप और कोस थीटा जे कैप। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर लिया। हाँ, अब ठीक है, हाँ अब अपने क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, आर कैप कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और उसको लिखेंगे ए के थीटा कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। ये आर यूनिट वेक्टर का मान होता है, ये थीटा यूनिट वेक्टर का मान होता है। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में सीखेंगे, जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे तो आर कैप और थीटा कैप जो आएगा उसके अंदर ये आता है। ठीक है ना, आगे की बात है, इसलिए अपन को ये ध्यान रखना है कि इसको हम आर कैप लिखेंगे और इसको हम थीटा कैप लिखेंगे। ठीक है ना, तो ए वेक्टर बराबर ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप। तो ए आर जो तिर्यक त्वरण होगा, रेडियल एसिलरेशन जो होगा, वो हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, और जो एंगुलर एसिलरेशन होगा, कोणीय त्वरण, आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ये होगा। ठीक है, तो हमने ये त्रिज्यक त्वरण और कोणीय त्वरण घटक निकाल लिए। अब हम टोटल फोर्स लिखेंगे, केंद्रीय बल के अंतर्गत टोटल फोर्स, जैसे F होता है, इसको लिखेंगे एम ए आर आर कैप, इसको लिखने की, हाँ चलो लिख दो, तो वेक्टर में चलो लिख दो एम ए थीटा थीटा कैप, तो ये हम हटा देते हैं, वेक्टर फॉर्म हटा देते हैं। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं सिंपल। तो एम ए आर या लिख सकते हैं
एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर बराबर एफ आर। ये आर घटक है क्योंकि ये आर कैप के साथ में है, ठीक है ना। हम अगर वेक्टर लिखना चाहें तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इनका कोफिशिएंट की तुलना करी तो एफ आर एम ए आर की जगह आ गया। जब यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा तो इस पर वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एम ए थीटा, एम ए थीटा, ए थीटा की जगह आ जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। और ये 0 आएगा क्योंकि इस थीटा कैप का गुणांक इधर है ही नहीं, तो ये 0 आएगा। ये जो दोनों समीकरण हैं ये केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहे कण के लिए गति के समीकरण है, ठीक है ना, ये दोनों। अब इसमें हम निकालेंगे क्षेत्रीय वेग, या जो केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गति करता है वो नियत क्षेत्रीय वेग से गति करता है। और क्षेत्रीय वेग किसे कहते हैं? जैसे ये आर कोई स्थिति सदिश है और ये थीटा है और ये आर डी थीटा चाप है, तो वैसे तो क्षेत्रीय वेग को आर डी स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, एक मिनट देख लेता हूँ, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ये होता है डी थीटा अपॉन, ये क्षेत्रीय वेग होता है। मतलब एकांक समय में स्थिति सदिश द्वारा स्वेप्ट प्रक्षेपित क्षेत्रफल। जैसे इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लेवें तो आर और आर डी थीटा भी चाप है, वो भी दूरी है, तो दूरी स्क्वायर बटा समय होता है। तो दूरी स्क्वायर को हम क्षेत्रफल बोल सकते हैं, जैसे एल स्क्वायर अपॉन टाइम, तो ये एरिया हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल प्रति सेकंड इसका क्षेत्रीय वेग का मात्रक आएगा, ठीक है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कोणीय संवेग जब संरक्षित रहता है या कोणीय संवेग के नियम से हम ये ज्ञात करते हैं कि क्षेत्रीय वेग भी नियत रहता है। मतलब सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होता है वो नियत क्षेत्रीय वेग से गति करता है। कहना का मतलब वो एकांक समय में उसके द्वारा जो स्वेप्ट क्षेत्रफल होता है, उसके द्वारा जो स्वेप्ट क्षेत्रफल होता है, प्रक्षेपित क्षेत्रफल होता है, वो बराबर होता है। कोई भी ग्रह हो, सूर्य बीच में होता है, ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। और ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से अपने आप स्वाभाविक गुण के रूप में उभर कर आता है। तो हम इसमें से एक पद काम में लेंगे, वो है ये, इसको आर से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ये हम लिख सकते हैं बराबर 0। इसको आर से गुणा किया है नीचे वाले को, ए थीटा को, मतलब कि कोणीय त्वरण घटक को, ठीक है। अब इस पूरे डेरिवेशन को हम पूरे को ही कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0। कैसे? इसको सोल्व करो। वैसे आप समझ गए होंगे, जैसे m को बाहर निकाला, नियत है, आर स्क्वायर का किया तो 2r डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी थीटा अपॉन डी टी का करेंगे, m तो बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये पद और ये पद सेम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे करते हैं। तो ये क्या है, एम आर स्क्वायर आई है,
जड़त्व आघूर्ण पढ़ा होगा। और डी थीटा अपॉन dt कोणीय वेग ओमेगा। तो आई ओमेगा क्या होता है? जे, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन 0 है, तो जे क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी नियता हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है ना। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसी से स्वाभाविक गुण के तौर पर वर्क आता है, निकल कर आता है कि क्षेत्रीय वेग नियत होता है। वो कैसे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/m से, इससे नहीं, 1/2m से। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा अपॉन डी टी। इसको गुणा कर देते हैं चलो। तो डी अपॉन डी टी बराबर 0। तो इससे क्या आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर नियतांक। हम ये डायरेक्ट यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी रख के निकाल सकते हैं। तो ये नियतांक आ जाएगा, क्षेत्रीय वेग नियत आ जाएगा। ये बताता है, केपलर का दूसरा नियम है, केपलर के ग्रह गति का नियम दूसरा नियम है। ये बताता है कि जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, जो गति करते हैं, उनके द्वारा प्रति सेकंड प्रसपित क्षेत्रफल, किसी वेक्टर को अगर हम उससे दूरी लेवें, वेक्टर के रूप में लेवें सूर्य से ग्रह की दूरी, तो उससे प्रति सेकंड प्रसपित क्षेत्रफल समान होता है, मतलब क्षेत्रीय वेग नियत होता है। ठीक है ना। तो आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।